सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय वंश बत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम सीआरपीसी की वीडियो से कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे सेक्शन 82 से लेकर सेक्शन 86 के बारे में, जो कि डील करता है प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट के प्रोविजंस से। बात करें इनकी इंपॉर्टेंस की, तो ये सेक्शंस जो हैं सेक्शन 82 से 86, इनको आप मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। इसके लिए डायरेक्ट लैंग्वेज एंड थोड़े बहुत जो पॉइंट्स है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, वो यहाँ पर इनफ रहेंगे। सो बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं। देखिए, जो प्रोविजंस हैं प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट से रिलेटेड, ये चैप्टर 6 के सी पार्ट में फॉल करते हैं। पार्ट ए एंड पार्ट बी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर का, जो कि समन्स एंड वारंट से डील करता था। इस चैप्टर की हेडिंग जो है वो है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। सो प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, कैसे किसी अक्यूज पर्सन को अपीयर करवाया जा सकता है कोर्ट में। ओके, कैसे उसकी अपीयरेंस कंपेल की जा सकती है। इससे रिलेटेड हमने समन्स इशू कर लिए कि समन उसको सेंड करके उसकी अपीयरेंस करवाई जा सकती है। वारंट जो है उसके अगेंस्ट इशू कर सकती है कोर्ट। सो जो ये पार्ट सी में जो प्रोविजंस बताए गए हैं प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट से रिलेटेड, ये भी एक तरीके के प्रोविजंस हैं जो एक पर्सन को कंपेल करते हैं कोर्ट में अपीयर होने के लिए। कैसे ये कंपेल करते हैं ये हम देखते हैं इन सेक्शंस में, एंड स्टार्ट करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन से। सो इन केसेस वेयर समन फॉर द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज इज टू बी इशूड, उन केसेस में जहाँ पर समन इशू होने हैं एंड वहाँ पर कोर्ट को ये लगता है कि जो अक्यूज़ है ना वो ओबे नहीं करेगा उन समन्स का, या फिर अक्यूज पर्सन को समन ड्यूली सर्व हो चुके हैं पर वो कोर्ट में अपीयर होने से फेल हो जाता है विदाउट ऑफरिंग एनी एक्सक्यूज़ फॉर नॉन अपीयरेंस। वो पर्सन कोई अपना वैलिड एक्सक्यूज़ नहीं देता। तो इन दोनों ही केसेस में जब कोर्ट को लगता है कि वो ओबे नहीं करेगा समन्स का, या फिर वो ओबे करता नहीं है, अपीयर नहीं होता, एक वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो सकता है। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है ये सब प्रोविजंस, बट जस्ट टू रिकॉल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वीडियो, ये वीडियो जो है अच्छे से समझ आएगी अगर आप ये दोबारा सुन लेंगे तो। Now in case where a warrant of arrest has been issued against an accused person and there is reason to believe that accused person has absconded or is concealing himself to avoid, एंड जिस केस में अरेस्ट वारंट इशू हो गया किसी पर्सन के अगेंस्ट, ओके, एंड वहाँ पर कोर्ट को रीज़न टू बिलीव है, कोर्ट को यहाँ लग रहा है कि वो जो एक्यूज पर्सन है ना वो खुद को छुपा रहा है, ताकि क्यों छुपा रहा है, वो खुद को कंसील कर रहा है ताकि जो वारंट है उसका एग्जीक्यूशन वो अवॉइड कर सके। मतलब वो छुप रहा है वो पर्सन ताकि एग्जीक्यूट ही ना हो पाए वो वारंट, पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट ही ना कर पाए। तो वहाँ पर क्या होता है, कोर्ट में पब्लिश ए रिटन प्रोक्लामेशन रिक्वायरिंग सच पर्सन टू अपीयर बिफोर इट। तो जब वारंट से कोई पर्सन बच रहा होता है ना, छुप रहा होता है, तो वहाँ पर कोर्ट जो है एक रिटन प्रोक्लामेशन पब्लिश कर देती है जिसमें उस एक्यूज पर्सन को कोर्ट के सामने अपीयर होने को कहा जाता है एंड मे अटैच हिज प्रॉपर्टी, एंड उसकी उस एक्यूज पर्सन की प्रॉपर्टी भी वहाँ पर जो कोर्ट है अटैच कर सकती है। सो ये जो दोनों टर्म है प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट, इनका मतलब समझते हैं हम। जो प्रोक्लामेशन है इसका हिंदी में अगर हम मतलब समझे तो सिंपल मीनिंग होता है इसका घोषणा करना, अनाउंसमेंट करना। इट रेफर्स टू एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, कोर्ट जो है रिटन में पब्लिश कर देती है प्रोक्लामेशन। रिटन में प्रोक्लामेशन पब्लिश करने के बाद कोर्ट का एक ऑफिसर या फिर कोई भी और ऑफिसर एक्यूज जहाँ पर भी रहता है उस जगह पर जाके वो एक अनाउंसमेंट करता है कि इस डेट पर कोर्ट में आपको अपीयर होना है। अभी हम सेक्शन 82 में डिटेल में वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रोक्लामेशन का मतलब ये होता है। अटैचमेंट का क्या मतलब होता है, देखिए अटैचमेंट को हम सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं कि कोर्ट मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है। देखिए अलग अलग वेज बताए गए हैं सेक्शन 83 में अटैचमेंट के, बट सिंपल वर्ड्स में हम समझ सकते हैं कि कोर्ट ने किसी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया। मान लीजिए कोर्ट का कंट्रोल आ गया किसी प्रॉपर्टी पे, तो जब ऐसा होगा तो अक्यूज पर्सन मान लीजिए कहीं पर छुपा हुआ है, एब्सकॉन्ड कर रहा है, तो वो अक्यूज पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कोर्ट में आएगा ना। सो ये जो वे है ये इट कैन बी सेड टू बी द लास्ट रिजोर्ट। कोर्ट जो है इस चीज़ को लास्ट में यूज़ करती है, जब समन भी इशू हो गए एंड अक्यूज नहीं आया, वारंट भी इशू हो गया नहीं आया, उसके बाद प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट किया जाता है। ओके, तो हमको इंट्रोडक्शन समझ आया। अब आते हैं हम सेक्शन 82 पर, जिसकी हेडिंग है प्रोक्लामेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। मतलब उस पर्सन के लिए प्रोक्लामेशन पब्लिश करना हु इज़ टिपिकली ट्राइंग टू अवॉइड अरेस्ट। पर्सन एब्सकॉन्डिंग का मतलब जो अवॉइड कर रहा है अरेस्ट।
या फिर अरेस्ट वारंट का एग्जीक्यूशन होने से वो अवॉइड कर रहे हैं। ओके, तो उस पर्सन के लिए जो प्रोक्लामेशन पब्लिश किया जाता है उसके बारे में प्रोविजन है। सबसेक्शन 1 कह रहा है इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम ए वारंट हैज बीन इशूड हैज एब्सकॉन्ड और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ। कोर्ट के पास अगर रीजन टू बिलीव है, बेशक उसने एविडेंस लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं, क्या रीजन टू बिलीव है, क्या कोर्ट को लगता है कि जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है ना वो पर्सन एब्सकॉन्ड, वो खुद को छुपा रहा है, कंसीलिंग हिमसेल्फ, वो उस वारंट से बच रहा है, सो दैट वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ताकि वारंट का एग्जीक्यूशन ना हो सके। द कोर्ट में पब्लिश ए रिटन प्रोक्लामेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट ए स्पेसिफाइड प्लेस एंड एट ए स्पेसिफाइड टाइम। तो कोर्ट क्या करेगी, एक रिटन प्रोक्लामेशन पब्लिश कर देगी जिसमें एक स्पेसिफाइड प्लेस लिखा होगा कि उस पर्सन को जो एक्यूज है उसको एक स्पेसिफाइड प्लेस पर आना है, एक स्पेसिफाइड टाइम पर आना है, नॉट लेस देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लामेशन। मतलब वो जो टाइम होगा वो 30 days से कम का नहीं होना चाहिए जब उसको अपीयर करने के लिए बोला जाए। उसको डेट जो मिलनी चाहिए अपीयर होने के लिए वो 30 दिन से ज़्यादा की ही मिलनी चाहिए। ओके, सबसेक्शन 2 द प्रोक्लामेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। आगे जो प्रोसेस क्या होगा, कोर्ट ने तो पब्लिश कर दिया रिटन प्रोक्लामेशन, उसके आगे प्रोसेस क्या होगा सबसेक्शन 2 में बताया गया है। तो सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, it shall be publicly read in some conspicuous place of the town or village in which such person resides। वो जो प्रोक्लामेशन है ना वो पब्लिकली रीड किया जाएगा किसी कंस्पिक्यूअस प्लेस में। कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है जो प्लेस नोटिसेबल हो उस टाउन या फिर उस विलेज में जहाँ पर वो पर्सन ऑर्डिनरली रहता है। मतलब एक्यूज जहाँ पर ऑर्डिनरली रहता है ना वहाँ पर कोई पर्सन जाएगा, वहाँ पर वो प्रोक्लामेशन रीड करेगा कि इस डेट को एक्यूज है, मान लीजिए एक्स पर्सन है, इसको अपीयर होना है कोर्ट में, ये टाइम है, एंड वो अपीयर नहीं होता है तो फिर आगे वो जो प्रोसेस होता है अटैच उसकी कर ली जाएगी प्रॉपर्टी। सब क्लॉज बी क्या कह रहा है, इट शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड इन सच पर्सन रिजाइड्स और सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ सच टाउन और विलेज। वो जो प्रोक्लामेशन है वो अफिक्स किया जाएगा, चिपकाया जाएगा उस हाउस में जहाँ पर वो ऑर्डिनरली रहता है या फिर उस जगह पे, उस टाउन विलेज में जहाँ पे वो नॉर्मली रिजाइड करता है। सब क्लॉज सी कह रहा है ए कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। जो कोर्ट है जहाँ पर नॉर्मली नोटिस लगे रहते हैं वहाँ पे भी उस जो प्रोक्लामेशन की जो कॉपी है उसको अफिक्स किया जाएगा। क्लॉज सेकंड कह रहा है द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट ए कॉपी ऑफ प्रोक्लामेशन टू बी पब्लिश इन डेली न्यूज़पेपर। कोर्ट को अगर लगता है कि जो प्रोक्लामेशन की एक कॉपी है ना वो जो न्यूज़पेपर है उसमें सर्कुलेट करवानी चाहिए तो वहाँ पर वो कोर्ट उस चीज़ का भी ऑर्डर कर सकती है। जिस प्लेस में वो रहता है, ऑर्डिनरली रिजाइड करता है, उस प्लेस का जो डेली न्यूज़पेपर है जो कि प्रोमिनेंट है उस एरिया में, अगर कोर्ट को लगता है कि उसमें पब्लिश करवाना चाहिए वो प्रोक्लामेशन तो कोर्ट उस चीज़ का भी ऑर्डर कर सकती है। देखिए ये सब चीज़ें क्यों फॉलो की जा रही हैं, ताकि वो जो एक्यूज पर्सन है ना उसको कैसे ना कैसे नोटिस पहुंच जाए, उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि उसके लिए प्रोक्लामेशन इशू हो चुका है एंड उसको कोर्ट में अपीयर होना है, ये चीज़ का नोटिस उसको पहुंच जाए। तो ये सब चीज़ें फॉलो की जा रही हैं। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, ए स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लामेशन टू द इफेक्ट दैट प्रोक्लामेशन वाज ड्यूली पब्लिश्ड शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस। ओके, सबसेक्शन 3 कह रहा है कि जो कोर्ट इशू करी है ना प्रोक्लामेशन, अगर वो राइटिंग में स्टेटमेंट दे रही है, क्या स्टेटमेंट दे रही है कि वो जो प्रोक्लामेशन है इस स्पेसिफाइड डे पर पब्लिश हो चुका था, जैसे कि सबसेक्शन 2 के क्लॉज 1 में बताया गया है, तो ये जो है कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि वो जो प्रोक्लामेशन है ना वो पब्लिश हो चुका था उस डे पर एंड जो रिक्वायरमेंट्स है इस सेक्शन में जो बताई गई हैं जैसे कि सबसेक्शन 2 में बताई गई हैं वो उनका कंप्लायंस हो चुका है। तो अगर कोर्ट ये कह रही है कि इस डे पर प्रोक्लामेशन पब्लिश हुआ है तो इट शैल बी द कंक्लूसिव एविडेंस। इसके अगेंस्ट आप एविडेंस नहीं लेके आ सकते, आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट ने इस डे को नहीं किया था प्रोक्लामेशन इशू। इट शैल बी द कंक्लूसिव एविडेंस। सबसेक्शन 4 यहाँ पर सबसेक्शन 4 2005 की अमेंडमेंट में ऐड हुआ था जो कि 2006 में फोर्स में आया था। तो ये किस बारे में बात कर रहा है, वेर ए प्रोक्लामेशन पब्लिश अंडर सबसेक्शन 1, जहाँ पर प्रोक्लामेशन पब्लिश हुआ है सबसेक्शन 1 में उस पर्सन के लिए जो कि एक्यूज है किसी ऑफेंस का जो कि पनिशेबल है इन सभी सेक्शंस के अंदर, जो सेक्शन 302 से 460 के बीच में जो बताए हुए हैं, दे आर बेसिकली दी सीरियस ऑफेंसेस। वो जो एक्यूज है ही इज़ एक्यूज ऑफ सम सीरियस ऑफेंस। ओके, एंड वो फेल हो जाता है अपीयर होने से, वो जो स्पेसिफाइड टाइम और जो प्लेस बताया गया ना प्रोक्लामेशन में उस टाइम एंड प्लेस पर वो नहीं आता। यहाँ पर जो कोर्ट है इंक्वायरी करने के बाद उसको प्रोनाउंस कर सकती है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर।
ठीक है, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर प्रोनाउंस कर सकती है। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, हम ये सब सेक्शन जो 5 है इसको कंप्लीट करने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है, जो प्रोविजंस हैं सबसेक्शन 2 एंड 3 के वो अप्लाई होंगे अगर कोर्ट ने सबसेक्शन 4 में डिक्लेरेशन दे दी, एंड सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 के जो प्रोविजंस हैं वो इसी तरह अप्लाई होंगे जैसे कि सबसेक्शन 1 में होने थे। मतलब ये सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है कि अगर किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर प्रोनाउंस कर दिया ना, तो सबसेक्शन 2 में जैसे बताया गया ना कि रीड करना है वो प्रोक्लामेशन, अफिक्स करना है, कोर्ट हाउस पे अफिक्स करना है, एंड जो सबसेक्शन 3 में जो बताया गया कि वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा अगर राइटिंग में कोर्ट ने स्टेटमेंट दे दी तो ये जो सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 के जो प्रोविजंस हैं ये सबसेक्शन 4 में भी अप्लाई होंगे जहाँ किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर प्रोनाउंस कर देती है कोर्ट। क्यों अप्लाई होंगे, ताकि उस पर्सन को पता चल सके कि उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर प्रोनाउंस किया जा चुका है, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर प्रोनाउंस किया जा चुका है, इस चीज़ से रिलेटेड अनाउंसमेंट की जाएगी, न्यूज़पेपर में इस चीज़ का सर्कुलेशन होगा। तो ये यहाँ पर सबसेक्शन 5 कह रहे हैं। सो सेक्शन 82 हुआ, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जानने काफ़ी ज़रूरी हैं, वो हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि जो प्रोक्लेमेशन है वो इशू नहीं हो सकता बिना अरेस्ट वारंट इशू किए। मतलब डायरेक्टली जो कोर्ट है वो प्रोक्लामेशन जो है इशू नहीं कर सकती। अगर कोर्ट ऐसा करती है तो जो प्रोक्लामेशन होगा वो इलीगल होगा। अगर कोई पर्सन अरेस्ट वारंट से एब्सकॉन्ड कर रहा है ना, कंसील कर रहा है, तब जाके एंड कोर्ट को रीज़न टू बिलीव है, फिर जाके प्रोक्लामेशन इशू होता है, एंड डायरेक्टली अगर प्रोक्लामेशन इशू हो गया तो इट विल ऑब्वियसली बी इलीगल। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर एब्सकॉन्ड का मतलब बताया गया करतारे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1976 में कि एब्सकॉन्ड का क्या मतलब होता है। एब्सकॉन्ड का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो उस प्लेस को छोड़ के चला जाए, मतलब वो पर्सन, वो जो एक्यूज है कहीं दूर चला जाए, कोर्ट की जुरिसडिक्शन से कहीं दूर चला जाए जानबूझ के, खाली इसका मतलब भी एब्सकॉन्ड होना नहीं होता, ये तो होता ही है। साथ में ये भी होता है कि अगर कोई पर्सन खुद को छुपा रहा है, बेशक वो अपने घर में बैठा है एंड वो खुद को छुपा के बैठा है कहीं पर, तब भी उसको ये बोला जा सकता है कि वो ही इज़ एब्सकॉन्डिंग। कोई इसके घर में सीक्रेट प्लेस है जहाँ पे वो छुप के बैठा है, फिर कोई और उसी जुरिसडिक्शन में ही, कोर्ट के जुरिसडिक्शन में कहीं किसी जगह पे वो छुप के बैठा है, तब भी उस पर्सन को कहा जा सकता है दैट ही इज़ एब्सकॉन्डिंग और ही इज़ कंसीलिंग हिमसेल्फ। थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सबसेक्शन 1 में ये बोला गया है कि जो प्लेस और जो टाइम फिक्स किया जाएगा ना वो 30 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। जब प्रोक्लामेशन पब्लिश होता है तो उसको अपीयर होने के लिए 30 दिन से ज़्यादा का टाइम वहाँ पर मिलना चाहिए। बट इफ़ द पीरियड फिक्स्ड इज़ लेस देन 30 days द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग विल बी इनवैलिड। अगर वो 30 दिन से कम का टाइम वहाँ पर फिक्स किया गया है ना, तो जो आगे की प्रोसीडिंग होगी वो इनवैलिड हो जाएगी। ये बोला गया था देवेंद्र सिंह नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 के केस में। लास्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2005 के अमेंडमेंट के बाद जो सबसेक्शन 4 लेके आ गया 82 सेक्शन में, इस अमेंडमेंट की वजह से कोर्ट के पास पावर आ गई किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर प्रोनाउंस करने की, या फिर बोल लीजिए डिक्लेयर करने की। अगर कोई पर्सन इफ़ इज़ अक्यूज ऑफ सम सीरियस ऑफेंसेस, अगर वो सीरियस ऑफेंस के लिए अक्यूज़ है एंड वो फेल होता है अपीयर करने के लिए, तो सबसेक्शन 4 ऑफ 82 में उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वहाँ पर डिक्लेयर कर सकती है कोर्ट। एंड अगर उसको ऐसे डिक्लेयर कर दिया तो एंड वो अपीयर नहीं होता तो ये एक अलग से ऑफेंस है। सेक्शन 174A में यहाँ पर पनिशमेंट बताई गई है कि अगर कोई पर्सन अपीयर नहीं होता जिस स्पेसिफाइड प्लेस पर या फिर टाइम पर प्रोक्लामेशन में बताया गया है, अगर उस टाइम पर वो अपीयर नहीं होता तो उसकी पनिशमेंट जो एक्सटेंड हो सकती है 3 years तक। एंड वहीं अगर वो जो पर्सन है अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसकी पनिशमेंट एक्सटेंड हो सकती है 7 years तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो डिस्कस करने जरूरी थे, जो इस सेक्शन 82 से रिलेट करते थे। अब आते हैं सो नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 83 जिसकी हेडिंग है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। तो ये अटैचमेंट के प्रोविजन से डील करता है। इसका सबसेक्शन 1 देखते हैं। द कोर्ट इशूइंग ए प्रोक्लामेशन अंडर सेक्शन 82, जो कोर्ट प्रोक्लामेशन इशू कर रही है सेक्शन 82 में, वो फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एट एनी टाइम आफ्टर द इशू प्रोक्लामेशन ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो कोर्ट है जो सेक्शन 82 में प्रोक्लामेशन इशू कर रही है वो राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड कर कर किसी भी टाइम पर प्रोक्लामेशन इशू करने के बाद ऑर्डर कर सकती है प्रॉपर्टी का अटैचमेंट। वो जो प्रॉपर्टी है उस पर्सन की वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, फिर दोनों भी हो सकती है। कोर्ट जब अटैच कर लेगी किसी पर्सन की प्रॉपर्टी, प्रोक्लेम पर्सन की प्रॉपर्टी, तो वो उस पर्सन का कंट्रोल नहीं रहेगा अपनी प्रॉपर्टी पर।
तो उस पर्सन को कोर्ट में अपीयर करवाने के लिए उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है, क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं रहेगा उसकी अपनी ही प्रॉपर्टी पर। तो अगर वो छुप भी रहा है, एब्सकॉन्ड भी कर रहा है, कंसील कर रहा है, तो उसकी एक तरीके से मजबूरी हो जाएगी कोर्ट में जाना अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए। आगे इसका प्रोवाइजो दे रखा है, प्रोवाइड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाई। जहाँ पर कोर्ट को ये लगता है जब वो प्रोक्लेमेशन इशू कर रही है बाय एफिडेविट और अदरवाइज, या फिर एफिडेविट से या फिर किसी और तरीके से, कि वो जो पर्सन है ना जिसके लिए प्रोक्लेमेशन इशू होना है, ए इज़ अबाउट टू डिस्पोज ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज करने वाला है या फिर रिमूव करने वाला है, होल प्रॉपर्टी या फिर उस प्रॉपर्टी का कोई पार्ट, कोर्ट के लोकल जुरिसडिक्शन से, तो कोर्ट क्या कर सकती है, इट में ऑर्डर अटैचमेंट साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो यहाँ पर कोर्ट के पास पावर आ जाती है कि वो जो कोर्ट है प्रोक्लेमेशन इशू करने के साथ साथ ही अटैचमेंट भी ऑर्डर कर सकती है उसकी प्रॉपर्टी का। ठीक है, सबसेक्शन 1 में ये पहले ये लिखा हुआ है कि प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑर्डर कर सकती है अटैचमेंट, पर इसका प्रोवाइजो दे दिया कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये जो पर्सन है ना ये अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर देगा, मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी है, वहाँ पर कोई लैंड है वो बेच देगा, या फिर वो पर्सन रिमूव कर लेगा अपनी प्रॉपर्टी। मान लीजिए वो जो प्रोक्लेम पर्सन है उसका कोई व्हीकल खड़ा है, वहाँ पे कोई कार खड़ी है, फिर कोई बाइक खड़ी है, वो कार या फिर जो भी बाइक खड़ी है वो कोर्ट के लोकल जुरिसडिक्शन के अंदर खड़ी है एंड उसको वो वहाँ से रिमूव करने वाला है, वहाँ से वो लेके जाने वाला है। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि जिस पर्सन को इशू किया जाना है प्रोक्लेमेशन वो ये डिस्पोज करने वाला है फिर रिमूव करने वाला प्रॉपर्टी, तो जो कोर्ट के पास यहाँ पर पावर है कि प्रोक्लेमेशन के साथ साथ ही साइमल्टेनियसली वो अटैचमेंट भी यहाँ पर ऑर्डर कर सकती है। आगे सबसेक्शन 2 इसी को कंटिन्यू कर रहा है, सच ऑर्डर शेल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन। कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिया अटैचमेंट का वो ऑथराइज कर देगा उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज़ मेड, एंड इट शेल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट व्हेन एंडोर्स्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए एंड से पहले बात हो रही है उस सिनेरियो की, उस सर्कमस्टांस की जब अटैचमेंट जो है कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन के विदिन करना है, मतलब वो जो प्रॉपर्टी जो अटैच होनी है ना वो कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन के अंदर आती है, तब अगर ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने तो अटैच हो जाएगी प्रॉपर्टी। ओके, पर अगर कोर्ट के लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर वो जो प्रॉपर्टी जो अटैच होनी है ना, या विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जो ये वर्ड यूज़ किए गए हैं इसका मतलब है कि वो जो प्रॉपर्टी अटैच करनी है वो कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर है, तो वहाँ पर वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा ना उस डिस्ट्रिक्ट का, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, वो प्रॉपर्टी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अटैच करनी है, उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होता है उनकी एंडोर्समेंट चाहिए होगी उस कोर्ट के ऑर्डर पर, उसके बाद वो प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर सबसेक्शन 3 है। सबसेक्शन 3 बात कर रहा है कि जो प्रॉपर्टी अटैच करनी है ना वो डेट या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल कोई बाइक है, कोई कार है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करना है तो उसके बारे में बता रखा है यहाँ पर कि अटैचमेंट कैसे होगा। द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड। अटैचमेंट कैसे करेंगे, किन किन वेज से कर सकते हैं? बाय सीजर, उस प्रॉपर्टी को सीज करके। बी बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवर को अपॉइंट करके। जो भी प्रोविजंस है रिसीवर से रिलेटेड वो सेक्शन 40 CPC में बताए हुए हैं। सी यहाँ पर की कोर्ट जो है राइटिंग में प्रोहिबिट कर देगी उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी। वो बाइक या फिर कार है, मान लीजिए प्रोक्लेम्ड पर्सन की है, यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर दे देगी, कोर्ट ऑर्डर यहाँ पर कर देगी कि उसकी जो डिलीवरी है ना प्रोक्लेम्ड पर्सन को नहीं की जा सकती, या फिर उसके बिहाफ पे भी नहीं की जा सकती। इस चीज़ का यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर कर देगी। डी बाय ऑल और एनी टू ऑफ सच मेथड्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट। देखिए यहाँ पर ये सभी मेथड भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं, इसमें से 2 भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं, जैसे भी कोर्ट को यहाँ पर सही लगे वहाँ पर कोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 3 यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा था, वहीं सबसेक्शन 4 यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करनी है तो इन केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू दी स्टेट गवर्नमेंट बी मेड थ्रू दी कलेक्टर। अगर वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो रेवेन्यू देती है स्टेट गवर्नमेंट को तो उसका अटैचमेंट जो है कलेक्टर के थ्रू होगा, उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के थ्रू जिस डिस्ट्रिक्ट में वो लैंड सिचुएट करती है। ठीक है, अगर वो लैंड जो है रेवेन्यू पे कर रही है तो कलेक्टर के थ्रू होगा। एंड इन ऑल अदर केसेस, दूसरे केसेस में क्या होगा,
जब रेवेन्यू पे नहीं करती वो लैंड। ये सभी वेज वहाँ पर अडॉप्ट किए जा सकते हैं। ए, बाय टेकिंग पोजेशन, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया जाएगा। बी, बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाएगा। और सी, बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रोक्लेम्ड पर्सन और एनी वन ऑन हिज बिहाफ। ये ऑर्डर वहाँ पर कर दिया जाएगा, राइटिंग में कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, इसमें से जो रेंट अक्रू हो रहा है, इसमें से जो रेंट की पेमेंट आ रही है, ये रेंट की पेमेंट प्रोक्लेम्ड पर्सन को ना की जाए या फिर उसके बिहाफ पे भी किसी पर्सन को ना की जाए। इस चीज़ से रिलेटेड वहाँ पर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। डी, बाय ऑल और एनी टू ऑफ सच मेथड्स एज दी कोर्ट थिंग्स फिट। इसमें से 2 मेथड भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं, एक भी अडॉप्ट किया जा सकता है, सभी भी अडॉप्ट किए जा सकते हैं जैसे कि कोर्ट को वहाँ पर सही लगे। सबसेक्शन 5 यहाँ पर कह रहा है, सबसेक्शन 5 यहाँ पर पेरिशेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो सबसेक्शन 5 कह रहा है इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच कंसिस्ट ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास पोल्ट्री फार्म है मुर्गियों का, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज लाइव स्टॉक और इज ऑफ पेरिशेबल नेचर। वो जो प्रॉपर्टी है पेरिशेबल नेचर की है, जल्दी जो खराब हो सकती है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल वी कैन टेक इज वेजिटेबल या फिर जो फ्रूट्स होते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये अगर ज़्यादा टाइम तक रहती है, इसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, तो ये ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर कोर्ट को वहाँ पर लगता है, कोर्ट में इफ इट थिंक्स इट एक्सपीडेंट ऑर्डर इमीडिएट सेल, तो उनका जो है इमीडिएटली उनको सेल कर दिया जाएगा। एंड वो जो प्रोसीड्स होंगे उस सेल की, जो भी मनी वहाँ पर होगी, वो जैसे कि कोर्ट ऑर्डर करेगी वैसे ही वहाँ पर ओबे किया जाएगा उन प्रोसीड्स के साथ। लास्ट यहाँ पर सबसेक्शन 6 कह रहा है वो जो पावर ड्यूटीज लायबिलिटी होंगी रिसीवर की, वो सेम होंगी जो कि CPC में होती हैं, जो कि ऑर्डर 40 में बताया गया है। एंड आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 84 है, जिसकी हेडिंग है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। ये जो है सेक्शन बात करता है कि मान लीजिए कोर्ट किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेती है, उसके बाद उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मान लीजिए ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। कोई पर्सन वहाँ पर आके क्लेम करता है, ऑब्जेक्शन रेज करता है कि ये जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है इसमें जो है मेरा इंटरेस्ट बनता है, या फिर पूरी प्रॉपर्टी में और कुछ पार्ट में मेरा इंटरेस्ट भी बनता है। तो उससे रिलेटेड ये सेक्शन है। सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है, इफ़ एनी क्लेम इज़ प्रेफर्ड टू और ऑब्जेक्शन मेड टू दी अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अगर क्लेम प्रेफर किया जाता है फिर ऑब्जेक्शन उठाया जाता है रिलेटेड टू अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जो कि सेक्शन 83 में किया गया अटैचमेंट विद इन 6 मंथ्स। अटैचमेंट की डेट के 6 मंथ्स के विद इन कोई ऑब्जेक्शन या फिर कोई क्लेम प्रेफर किया जाता है बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन। यहाँ पर क्लेम प्रेफर कौन कर रहा है या फिर कौन ऑब्जेक्शन उठा रहा है? प्रोक्लेम्ड पर्सन ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा, कोई और पर्सन यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठा रहा है इस ग्राउंड पे कि उसका इंटरेस्ट बनता है उस प्रॉपर्टी में। एंड वो पर्सन कह रहा है कि सच इंटरेस्ट इज़ नॉट लायबल टू अटैचमेंट। वो जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच नहीं किया जाना चाहिए। सेक्शन 83 में जो किया जा चुका है, कोर्ट को वो आके ये कहता है। वो जो क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन है जो भी वो रेज कर रहा है उसके बारे में इंक्वायरी होगी। एंड वो क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन है अलाउ भी हो सकता है, डिसअलाउ भी हो सकता है, या फिर कुछ पार्ट में अलाउ हो सकता है, कुछ पार्ट में डिसअलाउ हो सकता है, जैसा भी वहाँ पर कोर्ट इंक्वायरी के बाद ऑर्डर करती है। आगे प्रोविज़ो है यहाँ पर कि अगर क्लेम जो प्रेफर किया गया या फिर ऑब्जेक्शन जो उठाया गया है विद इन द पीरियड अलाउड बाय दिस सब सेक्शन, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर क्लेम प्रेफर किया गया, ऑब्जेक्शन उठाया गया है, अगर वहाँ पर डेथ हो जाती है क्लेमेंट की या फिर ऑब्जेक्टर की, तो वो जो क्लेम है कंटिन्यू कर सकता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर नेक्स्ट सबसेक्शन 2 कह रहा है वो जो क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन है वो प्रेफर किया जा सकता है उस कोर्ट में जिस कोर्ट में अटैचमेंट का ऑर्डर इशू हुआ था। मतलब जिस कोर्ट ने ऑर्डर किया था अटैचमेंट के लिए, उसी कोर्ट में वहाँ पर क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। और यहाँ पर इसके बाद जो है ध्यान से सुनिएगा, इफ़ द क्लेम और ऑब्जेक्शन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अटैच अंडर एन ऑर्डर एंडोर्स्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 83। अगर वो जो क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन है ना वो उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो कि अटैच की गई थी ऑर्डर को एंडोर्स करने के बाद, सेक्शन 83 के सबसेक्शन 2 में। सेक्शन 83 के सबसेक्शन 2 में क्या पढ़ा था हमने, जो सेकंड था उसमें ये उस बारे में बात कर रहा है जो प्रोविज़न रिलेटेड था वहाँ पर, जब कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन से बाहर किसी प्रॉपर्टी को अटैच करना होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एंडोर्स करवाना पड़ता है वो ऑर्डर, तब जाके वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है कि अगर वो जो क्लेम है फिर ऑब्जेक्शन है ना वो
उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो वो जो क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन है ना, सीजीएम की कोर्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में वो क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन प्रेफर किया जाएगा जिस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया गया है। तो क्लियर हुआ होगा आपको सबसेक्शन 2। नेक्स्ट यहाँ पर सबसेक्शन 3 है जो कह रहा है कि वो जो क्लेम है या फिर ऑब्जेक्शन है, कोई पर्सन क्लेम प्रेफर कर रहा है फिर ऑब्जेक्शन उठा रहा है, तो उस क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन से रिलेटेड जो इंक्वायरी होगी ना वो उसी कोर्ट में की जाएगी जिस कोर्ट में वो क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन प्रेफर किया गया है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे प्रोविज़ो दिया गया है कि अगर वो प्रेफर किया गया है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, वो जो क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन है वो प्रेफर किया गया है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, तो वो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो अपने से सबऑर्डिनेट जो मजिस्ट्रेट है उसको भी वो क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन डिस्पोजल के लिए भेज सकता है। सीजीएम के पास पावर है, वो डिस्पोजल के लिए भेज सकता है मजिस्ट्रेट, अपने से जो सबऑर्डिनेट है मजिस्ट्रेट उसको डिस्पोजल के लिए उस क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन को भेज सकता है। सबसेक्शन 4 यहाँ पर लास्ट क्या कह रहा है कि एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन, कोई पर्सन है जिसका क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन डिसअलाउ कर दिया गया, उसको वो क्लेम जो उसने प्रेफर करा या फिर ऑब्जेक्शन जो उसने उठाया जो उसने प्रेफर करा वो डिसअलाउ कर दिया, वो कोर्ट ने नहीं सुना, इन होल और इन पार्ट, पूरा ही उसका जो क्लेम वो डिसअलाउ कर दिया फिर कुछ पार्ट उसका डिसअलाउ कर दिया, तो वहाँ पर वो जो पर्सन है मे विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, वो पर्सन उस ऑर्डर के 1 ईयर के विदिन 1 साल के अंदर अंदर इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट। ठीक है, वो 1 ईयर के विदिन इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट अगर वो खुश नहीं है, अगर उसका क्लेम जो है डिसअलाउ कर दिया गया तो ही कैन इंस्टीट्यूट ए सूट। लास्ट में यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट इफ एनी द ऑर्डर शैल बी कंक्लूसिव। वो जो ऑर्डर है ना कोर्ट का सबसेक्शन 1 में, जहाँ पर कोर्ट ने डिसअलाउ कर दिया क्लेम या फिर ऑब्जेक्शन या फिर जो भी उस कोर्ट ने ऑर्डर करा है वो ऑर्डर कंक्लूसिव होगा, बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट। किसी ने सूट फाइल कर दिया, सूट का जो भी रिजल्ट आएगा तो वही माना जाएगा, बट सपोज अगर कोई सूट फाइल ही नहीं करता तो वो जो वहाँ पर ऑर्डर होगा वो कंक्लूसिव होगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 85 है जिसकी हेडिंग है रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। जो अटैच प्रॉपर्टी है ना उसके रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन के बारे में ये सेक्शन बात कर रहा है। सबसेक्शन 1 कह रहा है कि इफ़ द प्रोक्लेम पर्सन अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लामेशन, ये कह रहा है कि अगर वो जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है ना वो अपीयर हो जाता है उस टाइम के अंदर उस टाइम के विद इन जो प्रोक्लामेशन में स्पेसिफाई किया गया है, तो कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर कर देगी एंड उसकी प्रॉपर्टी जो है रिलीज़ कर देगी अटैचमेंट से। मतलब ये सेक्शन कह रहा है कि मान लीजिए कोर्ट ने पब्लिश करा एक एक्स पर्सन के लिए प्रोक्लामेशन एंड उस प्रोक्लामेशन में ये मेंशन कर दिया गया कि जो एक्स है ना उसको 50 डेज़ के विद इन कोर्ट में अपीयर होना है, एंड यहाँ पर कोर्ट जो है वो प्रोक्लामेशन पब्लिश करने के साथ साथ ही उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर लेती है मान लीजिए। एंड वो जो पर्सन एक्स है मान लीजिए 50 दिन के अंदर ही अपीयर हो जाता है, 50 दिन से पहले ही कोर्ट में अपीयर हो जाता है, तो यहाँ पर कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी जो कोर्ट ने अटैच करी थी उसकी प्रॉपर्टी वो रिलीज़ कर देगी। नेक्स्ट यहाँ पर सबसेक्शन 2 है, ये कह रहा है कि इफ़ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लामेशन। तो सबसेक्शन 1 बात कर रहा था कि जब प्रोक्लेम पर्सन अपीयर हो जाता है, सबसेक्शन 2 बात कर रहा है जब वो अपीयर नहीं होता तब वहाँ पर क्या होगा, द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होगी। एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, इसका मतलब कि वो जो प्रॉपर्टी है ना इट विल बी अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब उस प्रॉपर्टी पर पूरा कंट्रोल आ जाता है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का, एंड स्टेट गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी से जैसे भी चाहे वो डील कर सकती है। ठीक है, डील तो कर सकती है बट आगे कुछ कंडीशंस है वो पढ़ते हैं, बट इट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल दी एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। पहली ये कंडीशन है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो 6 मंथ से पहले नहीं बेची जा सकती। किसके 6 मंथ से पहले? फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, जब उस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया ना, जो वो डेट है अटैचमेंट की, उस अटैचमेंट से आगे 6 मंथ्स तक उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा सकता। दूसरी यहाँ पर कंडीशन है बट इट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल एनी क्लेम प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड अंडर सेक्शन 84 हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ। तब भी उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा सकता, स्टेट गवर्नमेंट सेल नहीं कर सकती जब तक वो जो क्लेम प्रेफर किया गया या फिर जो ऑब्जेक्शन उठाया गया सेक्शन 84 में उसका डिस्पोजल ना हो जाए। अभी हमने पढ़ा ना कि सेक्शन 84 में कोई पर्सन आके कहता है कि मेरा क्लेम बनता है या फिर वो पर्सन ऑब्जेक्शन उठाता है,
उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कि अटैच की गई है। तो उससे रिलेटेड जब तक डिस्पोजल नहीं हो जाता ना, मान लीजिए कोई पर्सन आ गया, वो कह रहा है कि मेरा इंटरेस्ट बनता है इस प्रॉपर्टी में, तो उससे रिलेटेड जब तक डिस्पोजल नहीं हो जाता तब भी स्टेट गवर्नमेंट जो है उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकती। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, ये 6 मंथ्स वाली एंड या फिर ये क्लेम प्रेफर या फिर ऑब्जेक्शन वाली। एक तो स्टेट गवर्नमेंट 6 मंथ्स के बाद सेल कर सकती है, एंड कोई ऑब्जेक्शन उठाया गया है या फिर क्लेम प्रेफर किया गया है तब उसको डिस्पोज ऑफ करने के बाद, उस पर ऑर्डर आने के बाद ही प्रॉपर्टी वो सेल कर सकती है। ठीक है, अब ये दो कंडीशन देखी। अब आगे अनलेस वर्ड दे रखा है। अब अनलेस के बाद दो एक्सेप्शन बताई गई हैं कि कब स्टेट गवर्नमेंट ऊपर जो कंडीशन जो बताई गई हैं इनके फुलफिलमेंट ना होने पर भी, मतलब 6 मंथ से पहले भी सेल कर सकती है प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट, या फिर वो जो क्लेम प्रेफर किया गया, ऑब्जेक्शन उठाया गया, तब भी सेल कर सकती है। कब? अनलेस इट इज़ सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डीके। अगर वो प्रॉपर्टी जो है इट इज़ सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डीके, बहुत जल्दी ख़राब होने वाली प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल वेजीज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, 6 मंथ्स तो दूर की बात है, 6 हफ्ते भी नहीं टिकने वाले, वो 6 वीक्स भी नहीं टिक सकते। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो स्टेट गवर्नमेंट सेल कर सकती है ऊपर जो कंडीशन प्रेजेंट है उनके फुलफिलमेंट ना होने पर भी। और द कोर्ट कंसीडर दैट सेल वुड बी बेनिफिट ऑफ द ओनर, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि वो जो सेल किया गया ना इस प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पर ओनर का बेनिफिट होगा, तब भी उस प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है जो कि अटैच की गई है। अगर ये केसेस हैं एंड कोर्ट को लगता है कि प्रॉपर्टी सेल की जानी चाहिए तो कोर्ट जो है उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है। यहाँ पर एक बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर तो लिखा है एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट के एब्सोल्यूट कंट्रोल हो जाएगा उस प्रॉपर्टी पर यहाँ पर प्रैक्टिकली क्या है कि कोर्ट ही डील करेगी उस प्रॉपर्टी से। यहाँ कहने का मतलब है कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाएगी वो प्रॉपर्टी जो भी अटैच की जाती है। मान लीजिए 3 या फिर 4 साल हो गए, कोई आया ही नहीं, वो पर्सन अपीयर ही नहीं हुआ, तो उस प्रॉपर्टी को सेल ही कर दिया जाएगा एट द एंड। तो वो जो प्रोसीड्स होंगे वो कोर्ट नहीं रखेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे। बट होल टाइम उस प्रॉपर्टी पर कंट्रोल किसका रहेगा, मतलब उससे डील कौन करेगा? कोर्ट ही करेगी, कोर्ट ही ऑर्डर सुनाएगी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो ये सबसेक्शन 2 था। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि अगर 2 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, अब अटैचमेंट किया गया उसके 2 साल के अंदर अंदर वो जो पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कि सबसेक्शन 2 में बताया गया है, वो अपीयर हो जाता है वॉलंटरली, खुद से आ जाता है कोर्ट में, और इज एप्रीहेंडेड एंड ब्रॉट बिफोर दी कोर्ट, वो खुद आ जाता है या फिर वो उसको पकड़ के लाया जाता है कोर्ट के अंदर, जिस कोर्ट ने वो प्रॉपर्टी अटैच की थी, या फिर कोई उससे सबॉर्डिनेट कोर्ट भी है तो उसके सामने वो वॉलंटरली अपीयर हो जाता है या फिर उसको एप्रीहेंड किया जाता है, उसको पकड़ के लाया जाता है। एंड वो जो पर्सन है 2 साल के अंदर अंदर जो आ गया कोर्ट के सामने, एंड प्रूव्स टू दी सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट दैट ही डिड नॉट एब्सकॉन्ड और कंसील हिमसेल्फ, एंड वो वहाँ पर कोर्ट के सामने ये प्रूव कर देता है कि वो भागा नहीं था, वो खुद को छुपा नहीं रहा था। ही डिड नॉट एब्सकॉन्ड और ही वॉज नॉट कंसीलिंग हिमसेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट एंड दैट ही हैड नॉट सच नोटिस ऑफ प्रोक्लामेशन। वो कोर्ट के सामने प्रूव कर देता है कि वो भागा नहीं था, वो खुद को छुपा नहीं रहा था कि वो अवॉइड कर सके एग्जीक्यूशन वारंट का, वैसा कुछ नहीं चाहता था, एंड उसके पास नोटिस भी नहीं था प्रोक्लामेशन का जिससे वो कोर्ट में अपीयर हो जाता। वो आके ये सब चीज़ें कहता है कोर्ट के सामने, एंड कोर्ट यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है उसकी स्टेटमेंट से कि वो जो भी बोल रहा है ना वो सच बोल रहा है, कि वो छुप नहीं रहा था, वो अवॉइड नहीं कर रहा था एग्जीक्यूशन, उसके पास नोटिस भी नहीं जा रहा था प्रोक्लामेशन का। कोर्ट इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाती है कि वो जो पर्सन जो सामने बोल रहा है ना चीज़ें, वो सच बोल रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा, सच प्रॉपर्टी, वो जो प्रॉपर्टी है, और इफ़ सेम हैज़ बीन सोल्ड द नेट प्रोसीड्स ऑफ द सेल, या फिर उस प्रॉपर्टी को अगर बेचा जा चुका है तो उस प्रॉपर्टी के जो नेट प्रोसीड्स होंगे, जो उस प्रॉपर्टी से अमाउंट रिसीव हुई होगी ना कोर्ट को, तो वो अमाउंट, और इफ़ पार्ट ओनली देयर ऑफ हैज़ बीन सोल्ड द नेट प्रोसीड्स ऑफ द सेल एंड द रेजिड्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड अगर कुछ पार्ट उसका बेचा जा चुका है तो वो जो पार्ट जो बेचा जा चुका है उसके नेट प्रोसीड्स, उसका अमाउंट, एंड वो जो प्रॉपर्टी जो बची हुई है वो प्रॉपर्टी। तो 3 चीज़ों के बारे में बात होगी, वो जो प्रॉपर्टी है, या फिर कोई नेट प्रोसीड्स हैं, या फिर हाफ प्रॉपर्टी है हाफ नेट प्रोसीड्स हैं, जो भी वहाँ पर है उस पर्सन का। शेल आफ्टर सेटिस्फाइंग देयर ऑफ फ्रॉम ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन द कंसिक्वेंस ऑफ अटैचमेंट बी डिलीवर्ड टू हिम,
वो जो है उसको डिलीवर कर दिया जाएगा आफ्टर सेटिस्फाइंग देयर ऑफ ऑल दी कॉस्ट। जो भी कॉस्ट लगी है ना कोर्ट की, अब अटैचमेंट से रिलेटेड, अटैचमेंट के कॉन्सिक्वेंस में जो भी खर्चा आया कोर्ट का बेसिकली, वो उस प्रॉपर्टी में से निकाल लिया जाएगा, उसका अमाउंट उस प्रॉपर्टी में से निकाल लिया जाएगा, उस नेट प्रोसीड्स में से। एंड जो बच गई प्रॉपर्टी या फिर जो भी नेट प्रोसीड्स मान लीजिए बच गए, जो अमाउंट बच गई, वो उस पर्सन को वहाँ पर डिलीवर कर दिए जाएंगे। जो अटैचमेंट में जो खर्चा आया कोर्ट का वो वहाँ पर निकाल लेगी कोर्ट, बाकी उस पर्सन को डिलीवर कर देगी। सो ये सेक्शन 85 था। नेक्स्ट है सेक्शन 86, लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का। ये बात कर रहा है अपील फ्रॉम दी ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी के बारे में। ये सेक्शन 86 सिंपल सी बात कह रहा है कि जो पर्सन रेफर किया गया है सेक्शन 85 के सबसेक्शन 3 में, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, तो वो जो पर्सन है इज़ एग्रीव्ड बाय एनी रिफ्यूजल टू डिलीवर प्रॉपर्टी और दी प्रोसीड्स ऑफ सेल देयर ऑफ। तो वो जो पर्सन है ना, ही इज़ एग्रीव्ड, बेसिकली ही इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। वो जो प्रॉपर्टी उसको डिलीवर की गई है ना, या फिर जो प्रोसीड्स सेल के डिलीवर किए गए हैं उससे खुश नहीं है। मतलब मान लीजिए वो पर्सन कह रहा है कि मेरे 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, कोर्ट ने सिर्फ मुझे 6 लाख दी है, इस बात से वो एग्रीव्ड है। तो वो क्या कर सकता है पर्सन, वो अपील कर सकता है उस कोर्ट में जिसमें अपील उसकी ऑर्डिनरली लाई करती। मतलब जो फर्स्ट मेंशन कोर्ट है, जिस भी कोर्ट ने वो अटैचमेंट की होगी ना उसकी प्रॉपर्टी, फिर उसको डिलीवर की होगी प्रॉपर्टी, उस कोर्ट से नॉर्मली ऑर्डिनरली जिस कोर्ट में अपील जाती है उस कोर्ट में वो अपील कर सकता है। ठीक है, अपील के प्रोविज़न चैप्टर 29 सेक्शन 372 से लेकर सेक्शन 394 तक दिए गए हैं। आप वहाँ पे जाके सभी प्रोविजंस देख सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात कह रहा था सेक्शन 86 नॉर्मली जिस कोर्ट में जाती है अपील उसी में जाएगी। सो इसी के साथ हमारे सेक्शन 82 से लेकर 86 कंप्लीट होते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। जैसे ही वीडियोज़ आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड सीआरपीसी की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, यू कैन चेक इट देयर। और भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, यू कैन फाइंड मोर वीडियोज़ देयर। सो यही था आज के लिए, दैट वाज इट फॉर टुडे।